So approximation method basically जो Schrödinger wave equation है वो itself बहुत difficult, in fact almost impossible to solve है in its own sense. H psi is equal to iota H partial psi by partial t. फिर हम different approximation use करते हैं उसको solve करने के लिए, और concerning different stuff के हम किस वक्त कौन सी approximation use करेंगे, ये depend करता है कि हम उससे चाह क्या रहे हैं. तो डिफरेंट तरह की अप्रोक्सीमेशन है. जो मोस्ट फेमस है उसमें एक परटर्बेशन थ्योरी है. परटर्बेशन थ्योरी से मुराद ये है कि अगर सिस्टम में कोई परटर्बेशन आती है और आपने उसका इफेक्ट देखना है तो आप परटर्बेशन थ्योरी लगा सकते हैं विद श्रोडिंगर इक्वेशन, और वो आपको आपकी हैमिल्टोनियन के बारे में बताएगा. तो परटर्बेशन थ्योरी की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप हैमिल्टोनियन को एच नॉट प्लस एच पी की शक्ल में लिख सकते हो. अगर तो आप हैमिल्टोनियन को एच नॉट प्लस एच पी, एच नॉट से मुराद है विदाउट परटर्ब हैमिल्टोनियन जो सिस्टम का वैसे हैमिल्टोनियन है, और एच पी जब उस पर परटर्बेशन अप्लाई होगी तो वो हैमिल्टोनियन, मतलब दोनों को अलग लिख सकते हो. मिसाल के तौर पर आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर हैमिल्टोनियन, और आप उस पर परटर्बेशन अप्लाई करते हैं कोई अलोंग एक्स एक्सिस. तो मिसाल के तौर पे आप अप्लाई करते हैं क्यू ई एक्स. क्यू ई बेसिकली क्या है, आपके पास फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक्स जो डिस्टेंस है तो इट्स एफ टी, और वो हैमिल्टोनियन एनर्जी को शो कर रहा है. तो इस केस में जब वो अकेले में लिखा जा सकता है अलग-अलग, तो हमने परटर्बेशन थ्योरी लगानी है. सो इसको आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं. व्हेन अ हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ unperturbed and perturbed part, then we can apply perturbation theory. जब ये नहीं होगा फिर perturbation theory अप्लाई नहीं होगी. सो ये इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अभी जो एच पी पार्ट है, ये जो एच पी परटर्ब पार्ट है, ये दो तरह का हो सकता है. एक तो ये कि ये टाइम पे डिपेंड करता हो, और दूसरा ये कि टाइम पे डिपेंड ना करता हो. अगर वो टाइम पे डिपेंड करता होगा तो हम उसे कहेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी. अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो उसे कहा जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी. तो बेसिक सी जो बातें हैं जो इसमें से पेपर में आ सकती हैं. तो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से मुराद कि अगर आपका जो हैमिल्टोनियन का जो पी पार्ट है, दो पहले तो है दो हिस्से होने हैं, वो अगर नहीं होंगे तो परटर्बेशन थ्योरी नहीं लगेगी. वो हो गए परटर्बेशन हमने अप्लाई करनी है. अब हमने देखना है कौन सी परटर्बेशन अप्लाई करनी है. तो उसके लिए हम देखेंगे, जैसे मैंने क्यू ई एक्स लिखा, इसमें आपको कहीं टाइम पार्ट नजर नहीं आ रहा. सो मतलब इसको आप टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से कर सकते हैं. अगर कोई और परटर्बेशन है जिसमें वक्त आता है, टाइम आता है ई की पावर की शक्ल में या वैसे, तो उसको इसमें फिर आपको टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी यूज करनी पड़ेगी. सो पहले हम पढ़ते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या है. तो एज वी डिस्कस कि जो इसका परटर्ब पार्ट है उसकी कोई टाइम पे डिपेंडेंस नहीं होगी, यानी इस पे डिपेंडेंस नहीं होगी. तो उसको आप एक खास तरीके से सोल्व करते हैं जो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है उसकी डेरिवेशन. तो मेन चीज़ ये है कि इसके आपने ये देखना है कि कब लगते हैं. इसके में दो टाइप फर्दर बन जाती हैं. अभी जैसे हमने तारीफ पढ़ी डीजेनरेसी की, तो अगर तो सिस्टम में डीजेनरेसी होगी, मतलब दो डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए आपको सेम आइगन वैल्यू मिल रही होगी साल के तौर पे एनर्जी की, तो आप फिर डीजेनरेट टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी लगाएंगे. और अगर आपको दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं जो कि यूजुअल केस होगा, तो फिर हम जो लगाएंगे वो होगी नॉन डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी. फर्स्ट है हमारा टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजेनरेट केस. तो इसमें जस्ट आपने सिर्फ ओवरव्यू लेना है कि है क्या. तो ओवरव्यू क्या है इसका कि आपका जो नॉन डीजेनरेट होगा, यानी एच की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी. आप दो डिफरेंट वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो आपको दो डिफरेंट वैल्यूज ही मिलेंगी, सेम वैल्यू नहीं मिलेंगी. तो उस केस में अगर आप सोल्व करते हैं तो ये कुछ फाइनल रिजल्ट आते हैं जो एक लंबा प्रोसेस है. तो इसमें आप इन रिजल्ट्स को भी मेहनत करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप देखना चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन से मुराद है कि अगर हम फर्स्ट डेसिमल, जैसे हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं या प्रिसीशन की बात करते हैं,
तो हम कहते हैं कि स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर्स। तो क्यों? क्योंकि उसमें आप एक एक्स्ट्रा डेसिमल पॉइंट तक जा सकते हैं। तो फर्स्ट करेक्शन से मुराद यही है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बाद फर्स्ट करेक्शन 12.1, तो वो 0.1 जो है डेसिमल के बाद, वो यहाँ पे आप उस लेमन सेंस में उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट्स बेसिकली इक्वल टू HNN, जो कि बेसिकली दो वेव फंक्शंस के दरमियान उस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की सैंडविच करना है बस, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना। तो अगर वो लेते हैं तो वो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है, लेकिन अगर नहीं भी उसे आप करते तो मसला नहीं। तो ये वैल्यूज नहीं करनी, फॉर्मूलाज नहीं करने, बस आपने इसका सिर्फ ये देखना है कि कब अप्लाई होता है और उसका मेन जो लुब्बे लुबाब क्या है। अब टाइम इंडिपेंडेंट डीजेनरेट कब होगा? जब इसमें आपको दो डिफरेंट अनपर्टर्ब स्टेट के लिए सेम एनर्जी मिल रही होगी। तो दैट्स बेसिकली टाइम इंडिपेंडेंट डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी। तो ये इसको करेगा क्या कि वो इसको दो डिफरेंट E+ और E- स्टेट में कर। सो उसको वो क्या करेगा, दो स्टेट्स में, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम इंडिपेंडेंट डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी क्या करती है कि वो बेसिकली उसको E+ और E- स्टेट में कन्वर्ट कर देती है। तो वहां से आपकी वो जो डीजेनरेसी है वो रिमूव होती है। अगेन आपको फॉर्मूलाज नहीं करने इसके, सिर्फ सेंस समझनी है। सो अभी तक जो मैंने करवाया मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। परटर्बेशन थ्योरी तब अप्लाई होगी जब आपका जो हैमिल्टोनियन है वो अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड में अलग-अलग तौर पे एज अ सम लिखा जा सकता है। सम या डिफरेंस एक ही बात है। जब आपका सम की शक्ल में लिखा जाए या डिफरेंस की शक्ल में, तो आप परटर्बेशन थ्योरी लगाएंगे। अब जो पर्टर पार्ट है उसको देखेंगे, अगर तो वो टाइम पे डिपेंड करता है तो टाइम डिपेंडेंट, अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो टाइम इंडिपेंडेंट। अब टाइम इंडिपेंडेंट में अगर वो हार्ड वेव फंक्शन के लिए डिफरेंट वैल्यूज देता है तो नॉन डीजेनरेट केस होगा, जिसमें से आपको सिंपल वैल्यूज मिल जाएंगी, और डीजेनरेट केस में आपको वो डीजेनरेसी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो अब हम जाते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पे, जिसमें सिर्फ यही है कि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। अगेन हमें किसी भी तरह की उसकी करेक्शन वगैरह फॉर्मूलाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये था परटर्बेशन थ्योरी का पार्ट। अब जो आगे है वो दूसरी अप्रोक्सीमेशन है, दैट्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल कब यूज होता है? जब आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जीज निकालनी हो। परटर्बेशन आपने की तो परटर्बेशन थ्योरी, अगर आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है मिसाल के तौर पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, हाइड्रोजन एटम की, तो आप फिर क्या करेंगे, वेरिएशनल प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल कि कब आप अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे, वेरिएशनल प्रिंसिपल, जब आपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। हमने एक अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके ग्राउंड स्टेट निकाल ली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की H⍵/2, तो बताएं कौन सा मेथड यूज किया गया, वेरिएशनल प्रिंसिपल यूज किया गया। तो ये ग्राउंड स्टेट जो है MCQs में आ सकते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट दी गई है H⍵/2 और हाइड्रोजन के लिए आपकी है -me²/2h। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं याद करने के लिए। जो तीसरा मेथड है दैट्स WKB अप्रोक्सीमेशन, जो कि आपको टनलिंग रेट के लिए यूज करते हैं। टनल होने से क्या मुराद है कि अगर इंसिडेंट वेव की एनर्जी पोटेंशियल से कम है, यानी क्लासिकली उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन क्वांटम में वो क्रॉस कर जाता है, तो वो हमें उसे कहते हैं टनलिंग। तो टनलिंग रेट मालूम करने के लिए हम जो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं उसे कहते हैं WKB अप्रोक्सीमेशन। जी ये बेसिकली फाइल है कंसेप्चुअल, जी मैथ भी है लेकिन इन टॉपिक्स में मैथ नहीं है, वो जब हम पीछे से रिवाइज करेंगे इन द नेक्स्ट एक प्रॉपर ओवरव्यू लेंगे तो आपको मैथ भी इसमें काफी नजर आएगी। सो दूसरा इसका काम है बाउंड स्टेट्स निकालना। बाउंड स्टेट्स के अगर एक पार्टिकल ऐसी स्टेट में है जो कि बाउंड है, वो उसे क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसकी एनर्जी कितनी है वो भी आप WKB अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं।
अगेन फॉर्मूलाज करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है, यानी कब अप्लाई होगा। तो उसकी वैलिडिटी ये है कि जब आप इसका जो करेक्शन है उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो दैट शुड बी लेस देन 1। तो अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आप डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। एक डेफिनेशन है कोल्ड एमिशन की, हमें बेसिक थर्मियोनिक एमिशन से ये तारीफ निकाले। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है कि किसी चीज़ को हीट करें कि इलेक्ट्रॉन निकले, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आप इस तरह निकालें कि उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसको फिर कहते हैं कोल्ड एमिशन। और इधर ये क्यों है, क्योंकि परटर्बेशन भी बेसिकली यही होगी ना, आप उसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे होंगे। ओके, द टाइम इज ऑलमोस्ट डन। आप इसे दोबारा लिंक